20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। पूरा गांव सदमे में है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। साथ ही पुलिस के हाथ भी अब तक खाली हैं। पाली के जवड़िया और रूपाबास गांव में बर्तन बेचने वाली 3-4 महिलाओं ने गांव की भोली भाली महिलाओं को बेवकूफ बनाया है और इन दोनों गांव से करीब करीब 240 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी की ठगी की है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ 3-4 महिलाएं बर्तन बेचने आया करती थी और गहनों के डिजाइन पर इनाम में नए बर्तन दिया करती थी। डिजाइन देखने के लिए ये गहने अपने साथ ले जाती थी और अगले दिन लौटा देती थी। इसी कड़ी में जब उन महिलाओं ने अच्छा खासा माल जमा कर लिया तो सब की सब रफू चक्कर हो गई और अब गांव के लोग अपनी बेवकूफी पर पछता रहे हैं। ले जाओ का कारण तो 5 रुपये ले जाओ, क्या हिसाब ले जा रही है? खींचने लेने जाओ हाँ। और पोस्ट जो क्या आप पैसे वापस दो और गहने वापस दो, डबल दियो। हरण में तो इनाम खुली कि जो आप मांगो जो फिर दोगे। कढ़ाई दी पासो को कढ़ाई दी कढ़ाई बदले कढ़ाई दी और एक पाइजेब लेगी छोरी पास नहीं लगी। हरे रंग का मास्क लगाए पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान आकर इसने ठगी का जो जाल बिछाया उससे हर कोई हैरान रह गया और इसे गिरफ्तार करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम पैट्रिक बताया जा रहा है, जो युगांडा का रहने वाला है। पैट्रिक पर आरोप है कि इसने चौपासनी सेक्टर 12 की रहने वाली आकांक्षा जैन से फेसबुक पर मार्को नाम के शख्स ने यूके का बताकर फ्रेंडशिप की और फिर विदेश से सामान भेजने का झांसा देकर 16,26,000 रुपए ऐंठ लिए। जिस अकाउंट में आकांक्षा ने पैसे जमा कराए उस अकाउंट से पैट्रिक ने पैसे निकाले थे और इसी के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। ये थाना पर एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें 16.5 लाख की ठगी ऑनलाइन ठगी हुई थी, जिस पर हमारी टीम जाकर मुंबई से 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, 2 पुरुष 2 महिला। उनसे विस्तृत अनुसंधान किया गया, तफ्तीश की गई तो सामने आया कि ये अकेले नहीं है, वो लोग दिल्ली में भी इनकी गिरोह के लोग शामिल हैं, जिस पर हमारी टीम दिल्ली गई और वहाँ से इनको उठा के लाई है पैट्रिक को। डेथ सर्टिफिकेट पर दंगल। इंसाफ चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए मेरे हस्बैंड का। ये सबूतों के लिए भी इनको मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मैंने अपने इनको नहीं दिया। उसकी शादी हुई है तो उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगो, कोई विवाहित संबंधित फोटो। हम तो ये चाहते हैं उसकी शादी नहीं हुई है। हम तो हमारे गार्जियन जो हम उसके भाई हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, माँ है, बहनें हैं, छोटा भाई और भी है एक मेरा, तो मृत्यु प्रमाण पत्र हम घर वालों को दिया जाए। जी हाँ, कहानी इतनी उलझी है कि समझना मुश्किल है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। पहले इस उलझन को समझिए। खवाराबजी गांव के रहने वाले हरिओम शर्मा की बीते 18 नवंबर को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पेशे से एम्बुलेंस चालक हरिओम शर्मा की मृत्यु के बाद अब डेथ सर्टिफिकेट को लेकर लड़ाई जारी है। हरिओम शर्मा के डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौसा नगर परिषद में 2 आवेदन आए हैं। नेहा शर्मा नाम की महिला ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दाखिल किया है। वहीं हरिओम शर्मा के छोटे भाई ने भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। हरिओम शर्मा के भाई का दावा है कि नेहा से उसके भाई का कोई लेना देना नहीं। नेहा का कहना है कि हरिओम शर्मा से उसने 2013 में शादी की थी। पशुपेश में आकर नगर परिषद ने अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। अब डेथ सर्टिफिकेट का मामला डीसी और कलेक्टर तक पहुंच गया है। फिलहाल सच्चा कौन है और झूठा कौन, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।
पिछले कई दिनों से दौसा और आसपास के इलाके में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गुस्से में पागल हो रहा पिस्टल लिए ये शख्स लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दौसा जिले के सुधारनपाड़ा गांव का है, जहां ये शख्स हाथों में पिस्टल लिए किसी से बदले की बात कर रहा है। वायरल वीडियो के एक हिस्से में एक बुजुर्ग शख्स पिस्टल लिए शख्स के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। बुजुर्ग के लाख मनाने के बाद भी पिस्टल वाला ये शख्स मानने को तैयार नहीं होता और ये बार बार बदला लेने की बात करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बांदीकुई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस फायरिंग को लेकर अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। कहाँ से आए आप लोग दारू पीने के लिए? हमें जयपुर से ही हैं। दारू कहाँ से लेके आए? यहीं से। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। कोरोना काल में इस कदर महफिलों का सजना, जाम छलकाना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरी गाइडलाइंस को ताक पर रखना। ये तो पूरा चलो इसका ये तो बहुत बड़ा काम है इसका। गेट बंद नाइट कर्फ्यू को ना मानना, ये सब कुछ मौत को बुलावा देने जैसा है। जयपुर में ऐसी ही महफिल सजाने वाले 5 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मानसरोवर इलाके के इन 5 रेस्टोरेंट्स पर आरोप है कि ये एक तो बिना लाइसेंस के लोगों को शराब परोस रहे हैं और दूसरा ये कि नाइट कर्फ्यू के दौरान भी ये अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस शख्स पर आरोप है कि ये नशे के उस कारोबार में शामिल है जिसकी वजह से लोग नशे के स्याह समंदर में गोते लगाने लगते हैं और आखिर में मौत के आगोश में सो जाते हैं। जैसलमेर की पोखरण पुलिस ने आरोपी मोहन राम को जटाबास में बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि एक शख्स नशे का सामान लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसी सूचना के मुताबिक मोहन राम से पूछताछ की और फिर तलाशी के दौरान इसके पास से 90 ग्राम अफीम का दूध और 20,000 रुपए नकद भी मिले। इसके बाद अफीम की दूध की तस्करी के आरोप में पुलिस ने मोहन राम को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोहन नाम का जो कि मडला गांव से है, वो अफीम का दूध लेकर बस स्टैंड से अपने घर की तरफ जाटावास की तरफ जा रहा है। इतला मिलने पर मेरे द्वारा एसआई ओम प्रकाश जी को तुरंत में जाब्ता रवाना किया गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें इतला सही मिली और उन्होंने एक व्यक्ति को 90 ग्राम अफीम के दूध के साथ पाया। तमाम सियासी अटकलों के बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन 2 सालों में कई बार ऐसे मौके भी आए जब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने भी सरकार गिरने का दावा किया, लेकिन जादूगर ने अपनी जादूगरी से न केवल अपनी सरकार बचाए रखी बल्कि कोरोना का संकट आने के बाद भी आज इस स्थिति में है कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 साल के हिसाब से अपने वादे का 50% काम पूरा कर लिया है। 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम गहलोत ने कैबिनेट की पहली बैठक में किसान कर्ज माफी का फैसला किया था, जबकि दावों के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए बनाए गए 501 बिंदुओं में से 252 से अधिक काम पूरे हो चुके हैं। कोरोना संकट के इस दौर में कोरोना मैनेजमेंट को सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा जहां पूरी दुनिया में हुई है, वहीं इस दौर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो बेरोजगारी सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और उन्हें 75,000 भर्तियां हर साल करने का वादा पूरा करना है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा टीएडी और नगरीय विकास विभाग के साथ साथ अलग अलग कोटों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक के 46 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक पदों के लिए सृजन के प्रस्ताव को जो मंजूरी मिली है उसके मुताबिक इन पदों में प्राचार्य के 48, प्रधान अध्यापक के 10, व्याख्याता के 184 और तृतीय श्रेणी अध्यापक के 66 पद शामिल हैं। इन पदों के सृजन से संस्कृत शिक्षा विभाग में क्रमोन्नत तथा नए खोले गए विद्यालयों में आवश्यकता के मुताबिक शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही नगर नियोजन विभाग, प्राधिकरणों, न्यायालयों और अन्य स्वायत्त शासित संस्थाओं में सहायक नगर नियोजक के साथ सहायक नगर नियोजक के 46 रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती करने की सहमति दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बुधवार को रैंकिंग जारी कर दी गई। इस रैंकिंग के तहत राजसमंद जिला देश भर में पहले नंबर पर है, जबकि राजस्थान के 14 जिलों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। खास बात यह है कि राजधानी जयपुर इस रैंकिंग में काफी पिछड़ गया है और उसे देश भर में 176वें पायदान पर संतोष करना पड़ा है। देश भर में टॉप 100 जिलों में स्थान बनाने वालों में राजस्थान से बूंदी 12वें, दौसा 13वें, डूंगरपुर 16वें पायदान पर रहा है। इसी तरह से सवाई माधोपुर का 24वां, पाली का 32वां, भीलवाड़ा का 39वां, हनुमानगढ़ का 41वां, नागौर का 43वां, श्री गंगानगर का 45वां, प्रतापगढ़ का 54वां, बांसवाड़ा का 58वां, उदयपुर का 67वां और जालौर का 75वां स्थान रहा है। बाड़मेर में जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने के लिए आयोजित इस बैठक से जो खबरें निकलकर आई हैं, उसके मुताबिक अब बाड़मेर के हर गांव, हर ढाणी के लोगों की प्यास बुझने वाली है। इस बैठक में ये फैसला हुआ है कि साल 2024 तक जिले के हर एक घर को नल कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा और सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाएगी। जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार का और राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके सभी हैबिटेशंस में घर घर में जो है नल का कनेक्शंस देने का लक्ष्य रखा गया है। कम पूंजी ज्यादा कमाई, कम बीज ज्यादा खेती। महज 1 बीघा जमीन के मालिक भंवर सिंह ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े जमींदार नहीं कर सके। भंवर सिंह ने पीली बंगा में अपने नवाचार से खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया है और इसके लिए भंवर सिंह ने ऑर्गेनिक खेती का फॉर्मूला अपनाया है। तहसील का एक छोटा सा गांव है चक 24 STG। यहाँ सभी किसान जो है धान, मुख्यतः जो मुख्य फसलें हैं धान और गेहूं की फसल का बम्पर उत्पादन होता है। राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है ये क्षेत्र। और जैविक खेती करते हुए मुझे सबसे पहले मेरा प्रयास ये रह रहा पिछले 2-3 साल से कि मैं मेरे गांव को चेंज करूं, मेरे परिवार को चेंज करूं और गांव के लोगों को काफी जानकारियां देने का प्रयास किया। अपने गांव में खेती करने से पहले भंवर सिंह ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपने दोस्त योगेंद्र कौशिक की जमीन पर कम लागत में अच्छी खासी फसल उगाकर सबको हैरान किया और फिर खेती के लिए उसी फॉर्मूले को अपने गांव में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मूल उद्देश्य है कि इन लोगों को जहर मुक्त संतुलित खेती के मॉडल पर ले जा करके इनका उत्पादन भी कम ना हो। अगर किसी चीज की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन फोलियर स्प्रे से भी दी जा सकती है, जीवामृत से भी दी जा सकती है, सरसों की खली से भी दी जा सकती है। काफी साधन हमारे पास है। लेकिन यहाँ तो देखा देखी करके 1 बीघा गेहूं के अंदर 3-3 बैग यूरिया के डाल देते हैं, DAP डाल देते हैं। पवन व्यास लगे पड़े हैं पगड़ी बांधने में। ऐसी वैसी पगड़ी नहीं, पूरे 450 मीटर लंबी पगड़ी। और दावा है कि दुनिया में कभी किसी ने इतनी बड़ी पगड़ी नहीं बांधी।
बीकानेर के धरणीधर मंदिर सभागार में दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने का दावा करने वाले पवन व्यास साफा और पगड़ी बांधने के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आपको बता दें कि पवन व्यास इससे पहले उंगलियों पर 1 से 3 सेंटीमीटर की विश्व की सबसे छोटी पगड़ियां बांधकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा चुके हैं। अब तक विश्व में सबसे बड़ी पगड़ी जो बांधी गई थी वो 400 मीटर की थी। पवन व्यास ने अब जो पगड़ी बांधी है वो 450 मीटर यानी 1475 फीट की है। रिकॉर्ड हमने लगभग 55 पगड़ियाँ जो 8.7 मीटर लंबी थी, वो लगभग 467.5 मीटर लंबा ये साफा है, जो एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाया गया है, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जो पहले जो रिकॉर्ड बना था वो 400 मीटर लंबा था और हमने इसको तोड़कर 471.5 मीटर लंबा किया है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के प्रदर्शन की वजह से जैम लगने पर बवाल हो गया। हंगामा तब शुरू हुआ जब ये लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध में सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से वहां लंबा जैम लग गया, जिसमें कई लोग फंस गए। लेकिन लोगों की परेशानी देखने के बाद भी टीएमसी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जैम नहीं हटाया, जिसके बाद जैम में फंसे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो प्रदर्शन कर रहे लोगों से भिड़ गए। लोगों का विरोध बढ़ा तो हंगामा कर रहा एक आदमी सड़क पर ही धरने पर बैठ गया, जिसके बाद जैम में फंसे कई लोग जबरदस्ती एक ठेले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखे। इस बीच वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारी उनसे भी बहस करने लगे। कुछ लोगों ने बाइक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें भी रोक दिया गया। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोग सड़क पर ही मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए ताकि गाड़ियों को आगे जाने से रोका जा सके। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर रिजल्ट जारी नहीं करने का आरोप लगाया। जब तक हम लोग का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, हम लोग कैसे फिर से एडमिशन ले पाएंगे। काफी देर तक सड़क पर तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ता बवाल करते रहे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब भी उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का कोई ऐलान नहीं किया। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि विधायक पद से इस्तीफे के बाद जल्द ही फैसला हो जाएगा कि शुवेंदु कहां और किस तरह से बीजेपी में शामिल होंगे। खबर है कि बीजेपी का दामन थामने से पहले शुवेंदु अधिकारी सारी बातें तय कर लेना चाहते हैं और अपनी शर्तों के बारे में बात करने के लिए वो 1-2 दिन में दिल्ली जा सकते हैं। पता चला है कि शुवेंदु दिल्ली में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अमित शाह के साथ 19 दिसंबर को बंगाल लौटना चाहते हैं। इसके अलावा वो आला कमान से अपने समर्थकों को टिकट और अच्छे पद देने के बारे में भी बात कर सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का बंगाल की 40 से 45 सीटों पर अच्छा खासा असर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में 40 से 45 विधानसभा सीटों पर असर रखने वाले शुवेंदु अधिकारी जानते हैं कि एक बार बीजेपी का झंडा थाम लेने के बाद उनकी मोल भाव की क्षमता लगभग खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने से पहले ही वो अमित शाह से मिल करके खुद की और अपने समर्थकों की भूमिका के बारे में स्पष्ट बातचीत कर लेना चाहते हैं। वहीं शुवेंदु के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी ने इशारों में उन पर हमला किया और यह जताने की कोशिश की कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। যারা প্রথম থেকে তৃণমূলে আছে তারা কিন্তু আছে, একটা দুটো জোয়ারে আসে ভাটায় চলে যায়, ওতে কোনো যায় আসে না, কিন্তু যারা প্রথম দিন থেকে থাকে তারা কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত থাকে। তার কারণ केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ ने बड़े अंतर से बाजी मार ली, लेकिन जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे लेफ्ट कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से झड़प हो गई। और ऐसा तब हुआ जब कोषिकोड में एक साथ बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। लेफ्ट के कार्यकर्ता हाथों में लाल झंडे लेकर पहुंचे और बीजेपी समर्थकों के हाथों में कमल के फूल वाले झंडे दिखे, लेकिन झंडों को डंडों में बदलने में देर नहीं लगी। दोनों गुटों का सामना होते ही सड़क पर मारामारी शुरू हो गई। एक दूसरे पर कार्यकर्ता झंडों को डंडों की तरह चलाने लगे। अचानक सड़क पर ट्रैफिक थम गया और लोग सियासी हिंसा का तमाशा देखने लगे। कभी लेफ्ट समर्थक हावी हो जाते तो कभी बीजेपी समर्थक लेफ्ट कार्यकर्ताओं को खदेड़ने लगते। कुछ ही देर में पुलिस वाले सड़क पर डंडे चलाने लगे। जीत का जश्न मना रहे दोनों पार्टियों के समर्थक अलग अलग दिशा में दौड़ते हुए दिखने लगे। दौड़ते हुए बीजेपी समर्थक वो ढोल भी सड़क पर ही छोड़ गए जिसे जश्न मनाने के लिए वो लेकर आए थे, लेकिन लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ढोल पर ही अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया।
बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए जोश में दिखे क्योंकि पहली बार केरल के स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हुई। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का जश्न मनाने का मौका मिला। हाथ में कमल का फूल लेकर जीतने वाली उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरी और बीजेपी के झंडे लहराते दिखने लगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर धुंध और सर्दी की दोहरी मार पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाके के लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया क्योंकि शीतलहर लोगों पर कहर ढा रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड का सितम बढ़ेगा और दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर यूं ही फैली रहेगी। धुंध की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। नौबत यह आ गई कि अक्षरधाम मंदिर भी मुश्किल से नजर आया। वहां आसपास के इलाकों को देखकर ऐसा लगा मानो बादल सड़क पर आ गए। इंडिया गेट से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां तो सुबह सुबह कुछ देर के लिए इंडिया गेट दिखना ही बंद हो गया, जबकि कुछ जगहों पर धुंध की वजह से सूरज निकलने के बाद भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। सुरसुरी छूट जाती है सुबह सुबह जैसे निकलते के साथ ही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक हालात जस के तस रहेंगे। बस 3 दिन तक यही लगभग स्थिति बनी रहेगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने भी इस बात को पक्का कर दिया कि अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर पर धुंध छाई रहेगी। तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीरें जो सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जहां पर फॉग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अनुमान है कि कुछ इलाकों में दिन चढ़ने पर मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन उससे पारा नहीं चढ़ेगा क्योंकि शीतलहर चलती रहेगी, यानी कि ठंड कम नहीं होगी और लोग ठिठुरते रहेंगे। मौसम विभाग ने सुबह सुबह घर से निकलने वाले लोगों को खास तौर पर सावधान रहने को कहा क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह की विजिबिलिटी बहुत कम होगी और सर्दी बढ़ेगी और दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से परेशानी होगी। साथ ही पहाड़ों पर गिर रही बर्फ भी दिल्ली और आसपास के इलाकों का पारा गिराएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गंगा की सफाई के लिए 5000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत होगी। दावा है कि ये नदी किनारे बसे गांवों और शहरों से गुजरने वाली देश की सबसे लंबी पदयात्रा होगी, जिसमें सेना के कुछ रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले इसमें शामिल लोगों ने प्रयागराज में गंगा तट पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और इसकी सफलता की प्रार्थना की। ये पदयात्रा गंगा को साफ करने के लिए सेना के पूर्व अधिकारियों की पहल का एक हिस्सा है और इसीलिए पूजा के मौके पर वहां कई जवान और अफसर भी नजर आए। इसके जरिए लोगों के बीच गंगा को साफ रखने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी और साथ ही इसमें गिरने वाले कचरे और गंदगी को रोकने की कोशिश की जाएगी। लोग इसमें कचरा कूड़ा डालना बंद करें, इसके लिए हम निकले हैं। लगभग 8 महीने तक चलने वाली ये पदयात्रा गंगा किनारे बसे लगभग 45 शहरों और 5000 गांव से होकर गुजरेगी। साथ ही इससे जुड़े लोग जहां जहां से गुजरेंगे वहां वो नदी किनारे पौधे भी लगाते जाएंगे। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। फ्रांस में लॉकडाउन को हटाकर लगाए जा रहे कर्फ्यू में भी सिनेमाघरों और थिएटरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली, जिससे नाराज कलाकारों ने राजधानी पेरिस की सड़कों पर बड़ी संख्या में जुटकर प्रदर्शन किया। वहां 22 दिसंबर से लोगों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर निकलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जबकि बाकी वक्त में अब वहां लोग कहीं भी जाकर अपने काम निपटा सकेंगे। लेकिन इतनी रियायत मिलने के बावजूद कोरोना फैलने के डर से सिनेमाघर और थिएटर बंद ही रहेंगे, जिस पर सैकड़ों कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा और वो फ्रांस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरा। दो बड़े पुतलों को भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनाया गया, जिन्होंने हाथों में एक बैनर पकड़ा था जिस पर लिखा था कि हम कठपुतली नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस सरकार के इस फैसले का विरोध किया और अपनी बात सबके सामने रखने की कोशिश की। वहां इतने लोग जुटे कि सड़क पर जहां तक नजर गई वहां तक प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लग गई। बताया गया कि सबसे पहले आग कागज और गत्ते के भरे एक गोदाम में भड़की, जो कुछ ही देर में आसपास की कई इमारतों में फैल गई और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी। वहां हर तरफ से कई फीट ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा। लपटें इमारतों की छतों को तोड़कर बाहर निकलने लगी। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग पर काबू पाने में जुटी दिखी।
इन हालात से निपटने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दमकल कर्मी क्रेन पर चढ़कर ददकती लपटों के बीच पानी की बौछार करते नजर आए। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसे बुझाकर ही दम लिया। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ कि लावे की राख का अंबार आसपास के गांवों तक फैल गया। एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हर साल इतना लावा उगलता है कि उससे 108 मंजिला इमारत तक भर जाए। और इस बार भी उसने हाहाकार मचा दिया। हाल ये हो गया कि ज्वालामुखी के शांत पड़ने के बाद भी उसके किए तांडव की निशानी जगह जगह नजर आई। आसपास के इलाके में सड़कें, गलियों और गाड़ियों पर लावे की राख की परत जमी दिखी। लोग और सफाई कर्मचारी उसे साफ करते नजर आए। हालांकि इससे पहले एतना ज्वालामुखी ने खूब लावा उगला। बताया गया कि उससे निकले लावे का फव्वारा हवा में 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ गया। 22 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की जो तस्वीरें ली गईं, उनमें भी रात के घुप अंधेरे में खौलते लावे की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी दिखाई दी गई। तो 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।